हेलो गाइस, दिस जोली मिश्रण। वेलकम टू आरएन ऑनलाइन क्लासेस। आज की जो वीडियो है ये आप जो पेपर देने जा रहे हो साइंस का पेपर, उसके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि साइंस के पेपर में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जितने भी पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, सबको आज इस वीडियो में सम्मिलित किया गया है। जितने भी क्वेश्चन आज इस वीडियो में बोला जाएगा या आपको बताया जाएगा, वो सारे के सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और हो सकता है इस बार भी पेपर में आपको देखने को मिल जाए। तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि इस बार भी क्वेश्चन पेपर में वही क्वेश्चंस आए। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके पेपर के लिए, बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आप कुछ देर बाद देने जा रहे हो। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा, क्योंकि सारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है जो आप स्किप कर दो वही क्वेश्चन पेपर में आ जाए। तो इसलिए पूरी वीडियो देखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, एक भी क्वेश्चन को मिस मत करिएगा। चलिए, तो अब हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसकी चर्चा हम करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? आपको पता ही है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? अवतल दर्पण की। अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन की बात करें। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और आपने आंसर भी अभी तक दे दिया होगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल एफ और वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर में संबंध क्या है। ये बार बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है एग्जाम में, और इसका सही आंसर है बी नंबर, यानी कि स्मॉल एफ इज इक्वल टू कैपिटल आर बाई 2। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन हमारा आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। इसका आंसर क्या होगा? 25 सेंटीमीटर, यानी कि 25 सेंटीमीटर जो है, 25 सेंटीमीटर दूरी, ये न्यूनतम दूरी है स्पष्ट दृष्टि की। ठीक है, और वो भी सामान्य दृष्टि के लिए। ठीक, चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अपने चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि चौथे में पूछा जा रहा है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण, रंग मतलब वर्ण होता है, अगर रंग की जगह पे वहां पे वर्ण लिखा रहे तो कंफ्यूज मत होना, रंग मतलब वर्ण होता है। कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? ठीक है, मतलब श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग ऐसा है जो प्रिज्म से अगर उसको गुजारा जाए तो वो सबसे कम झुकेगा अन्य रंगों की अपेक्षा। तो ये होता है लाल। लाल ऐसा रंग होता है जो अन्य रंगों की अपेक्षा सबसे कम झुकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा चौथे क्वेश्चन का। पांचवें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन है हमारा कि मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। कैसी छवि मानव आंख की रेटिना बनाती है, ये पांचवें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो मानव आंख की जो रेटिना होती है वो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाती है। कैसा प्रतिबिंब? वास्तविक और उल्टा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। पांचवे का ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब। ठीक, छठवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठवें क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, चलिए देख लेते हैं। छठवें क्वेश्चन में कह रहा है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। जब आप आकाश की ओर देखते हो तो आपको नीला रंग का आकाश दिखता है, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है। तो जब एक्चुअल में ऐसा नहीं है तो ऐसा क्यों होता है, यही पूछा जा रहा है। तो ऐसा होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। सातवां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। क्वेश्चन सातवां क्या कह रहा है कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो किस प्रतिबिंब से किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? अवतल दर्पण से। किस दर्पण से? अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, यानी कि सातवें का कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी। आठवें क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, आठवां क्वेश्चन समझ गया क्या कह रहा है कि कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो अवतल लेंस उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आठवें का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, अवतल लेंस। नौवें क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि नौवां क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए नौवां क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। नौवें क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नांकित में से
कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? मतलब इन चारों में से ऐसा कौन सा उपकरण है जो विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको देखिए, चलिए देख लेते हैं कि क्या पूछा जा रहा है इसमें। कि दाएं हाथ के अंगूठे से आपको नियम याद आ गया होगा कि नियम को किसने प्रतिपादित किया था? दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? आपको आंसर भी पता है कि फ्लेमिंग ने। किसने किया था? फ्लेमिंग ने। तो 10वें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्लेमिंग ने प्रतिपादित किया था दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। अब हम अपने 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक कौन सा होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है, यानी कि 11वें का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 12वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि देख लेते हैं कि 12वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो 12वें क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? मतलब कौन सा संयोजन किया जाए, श्रेणी क्रम किया जाए कि समांतर किया जाए कि दोनों किया जाए, तब प्रतिरोध का मान जो है वो बढ़ जाता है, ऐसा किसमें होता है? तो ये होगा श्रेणी क्रम में, यानी कि 12वें का ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सा ऑप्शन नंबर सही है? 12वें का ए। 13वें क्वेश्चन पे अपने हम बढ़ते हैं। तो 13वें क्वेश्चन में दिखा रहा है कि चुंबकीय बल के बारे में पूछ रहा है कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। कैसी प्रकृति होती है चुंबकीय बल रेखा की? ये आपसे 13वें क्वेश्चन में पूछ रहा है और 13वें का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी कि काल्पनिक। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति काल्पनिक होती है। 13वें का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने 14वें क्वेश्चन की ओर। ठीक है, किस क्वेश्चन की ओर? 14वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14वें में कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, 3.6 × 10 की घात 6 जूल। 3.6 × 10 की घात 6 जूल 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। समझ में आया? मतलब 1 किलोवाट घंटा में 3.6 × 10 की घात 6 जूल होता है, यानी कि 14वें का ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। 15वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15वें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, चलिए देख लेते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी कि सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अब हम अपने 16वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देख लेते हैं 16वां क्वेश्चन। ठीक है, तो 16वें क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अवतल लेंस सही होगा। कौन सा सही होगा? अवतल लेंस, यानी कि अपसारी लेंस अवतल लेंस को कहा जाता है। ठीक, 17वें क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलिए 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। 17वें क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है? यानी कि प्रकाश का, अभी मैंने बताया कि वर्ण और रंग एक ही होता है। ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा। तो प्रकाश का पहला रंग कौन सा होता है? यानी कि लाल, नीला, हरा, तीनों ही जो होते हैं वो प्राथमिक रंग होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, उपरोक्त सभी। यानी कि लाल, नीला, हरा तीनों के तीनों प्राथमिक रंग होते हैं प्रकाश के, यानी कि 17 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 18वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 18वें क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? मतलब नेत्र का रंगीन भाग कौन सा होता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कार्निया। क्या सही होगा? कॉर्निया जो होता है वो रंगीन भाग होता है नेत्र का। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। 19 की ओर बढ़ते हैं। 19 में कह रहा है कि 1 हॉर्स पावर, एचपी का मतलब क्या हो गया? हॉर्स पावर। ठीक है, 1 हॉर्स पावर किसके बराबर है? ठीक, 746 वॉट, 760 वॉट या 780 वॉट या 550 वॉट, ये दोनों ऑप्शन थोड़ा कम दिख रहे होंगे आपको। ठीक है, तो चलो अब बताओ 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? 19वें का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 746 वॉट। किसके बराबर होता है? 746 वॉट के बराबर होता है 1 हॉर्स पावर। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि विशालक शीशा, जिसको इंग्लिश में मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं, वो
होता है, क्या कौन से लेंस का बना होता है, ये पूछ रहा है आपके क्वेश्चन नंबर 20 में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। किस लेंस का बना होता है, या किस लेंस का बना होता है? विशालक शीशा उत्तल लेंस का, यानी कि 20वें का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 21 हम देख लेते हैं कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो गतिशील कण होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं हम। ठीक है, किस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं? क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 आपको दिख रहा होगा कि क्या दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 कि एम्पियर घंटा मात्रक है। किसका मात्रक है? एम्पियर इंटू घंटा किसका मात्रक होता है? तो ये होता है आवेश का। किसका होता है? आवेश का। यानी कि 22वें का ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ठीक, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। सारे के सारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। 23वां क्वेश्चन देखते हैं, तो उसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वॉट के बराबर है। ठीक है, कौन सा मात्रक जो है वो वॉट के बराबर है? तो इसका आंसर हो जाएगा जूल प्रति सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 24वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 24वें क्वेश्चन में कह रहा है कि विद्युत धारा मात्रक है। विद्युत धारा का मात्रक है, ये तो सभी छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं कि क्या मात्रक होगा? एम्पियर। यानी कि 24वें का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लेकिन ये बच्चों का क्वेश्चन है, लेकिन तब भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। ठीक है, तो मिस मत करिएगा, नहीं इसी में कंफ्यूज हो जाइए आप। 25वां क्वेश्चन हम अपना देख लेते हैं। तो 25वां क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है उसके लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? ठीक है, यही पूछा जा रहा है आपसे, और इसके 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसमें से आपको बताना है कि O2 है, कि NH3 है, कि कार्बन डाइऑक्साइड है, कि नाइट्रोजन है, मतलब CO2 है, कि N2 है। तो 25वें का जो सही होगा आंसर वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस जो है वो क्या है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। 26वें क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम अपने। 26वें क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे क्या पूछा जा रहा है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? मतलब जो भोजन हमारा पचता है वो किस अभिक्रिया के पश्चात पचता है? उपचयन। उपचयन जो क्रिया होती है पचाने की उसे हम उपचयन कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने हम, यानी कि 26वें का ए ऑप्शन नंबर सही है। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने 27वें क्वेश्चन की ओर कि कली चूना। कली चूना जो है, नाम सुना होगा आपने। कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है? विस्फोटक, की ऊष्माक्षेपी, की ऊष्माशोषी, की इनमें से कोई अभिक्रिया ही नहीं होती है। तो आपको 27वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपके वो होगा ऊष्माक्षेपी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। 27वें का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 28वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? ठीक है, निम्नांकित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, ये आपको 28वें क्वेश्चन में बताना है। कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो कॉपर आपको दिख रहा है, कॉपर ही सबसे ज्यादा अधिक यानी कि सबसे ज्यादा जो है अभिक्रियाशील गैस अभिक्रियाशील होती है। ठीक है, अभिक्रियाशील होता है कॉपर। ठीक है, धातु है। तो अब हम 28वें का कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ए। अब बढ़ते हैं हम अपने 29वें क्वेश्चन की ओर। 29वें में है कि चूना जल। ठीक है, चूना जल, चूने का नहीं पूछ रहा है, चूने जल का पूछ रहा है, रासायनिक सूत्र। 29वें क्वेश्चन में बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब CaOH का ट्वाइस। ठीक है, समझ में आया? ऑप्शन नंबर डी सही होगा 29वें का। 30वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान क्या होगा? ठीक है, उसका पीएच मान क्या होगा? 30वें में क्या पूछा जा रहा है? कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान क्या होगा? ए और बी दोनों होगा। ऑप्शन नंबर डी, मतलब 11 और 10 दोनों हो सकता है, ए और बी दोनों होगा। ठीक है, यदि वो विलयन को जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है तो। ठीक, आगे बढ़ते हैं 31वें क्वेश्चन की ओर।
31वें क्वेश्चन में कह रहा है कि एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। सहसंयोजक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड कितने बनते हैं कार्बन कार्बन के मध्य एल्काइन में, वो भी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी कि 3 बनते हैं। कितने बनते हैं? 31वें का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं। अपने 32वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 32वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है। 32वें क्वेश्चन में कह रहा है कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है। ठीक है, तो क्या है? C6H12O6, C6H12O6 यानी O6, यानी कि 32वें का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 32वें का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 33वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 33वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? साबुन कहलाते हैं, यानी कि 33वें का ऑप्शन नंबर ए, 33वें का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 34वां क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे एक ग्रुप आपको दिया हुआ है, CHO ग्रुप। अभिक्रियाशील CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? आपको ऑप्शन नंबर ए दिख रहा होगा, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ही सही ऑप्शन है। ठीक है, क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा 34वें का। 34वें का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 35वां क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 35वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है? घटती है, बढ़ती है, कि क्या होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि घटती है। क्या मतलब घटती है, जो परमाणु त्रिज्या होती है तत्वों की वो घटती है। 35वें का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 36वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 36वां क्वेश्चन क्या है? 36वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नांकित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। तो जितने भी ऑप्शन दिए इसमें से आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन सही क्रम में लगा हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पहले लिथियम, फिर बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। 36वें का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 37वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सिलिकॉन क्या है। ठीक है, सिलिकॉन एक धातु है, अधातु है कि उपधातु है, क्या है ये बताना है हमें 37वें क्वेश्चन में कि क्या है, सिलिकॉन क्या होता है। तो सिलिकॉन एक प्रकार का उपधातु है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। किसका? 37वें का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 38वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 38वें क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? कौन सा तत्व विद्युत धनात्मक तत्व है, ये 38वें क्वेश्चन में कह रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी कि सोडियम। कौन सा है? सोडियम। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि 39वें क्वेश्चन की ओर। 39वें क्वेश्चन में टिहरी बांध के लिए कह रहा है कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। 39वां क्वेश्चन कह रहा है कि टिहरी बांध का जो निर्माण है वो किस प्रदेश में किया गया है? उत्तराखंड में किया गया है। 39वें का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, 40वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 40वें क्वेश्चन की ओर कि निम्नांकित में, ठीक है, निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन, केरोसिन माने मिट्टी का तेल, केरोसिन में डुबोकर रख सकते हैं? किस धातु को डुबोकर रख सकते हैं? तो 40वें का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सोडियम को मिट्टी के तेल में आप डुबो के रख सकते हो। ठीक है, 41वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 41वां क्वेश्चन कह रहा है कि अपमार्जक से बनाए जाते हैं। अपमार्जक से क्या बनाए जाते हैं? उपरोक्त सभी। शैम्पू भी बनाया जाता है, सर्फ एक्सेल भी, इजी सर्फ भी। तो उपरोक्त सभी, 41वें का डी ऑप्शन सही होगा। 42वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 42वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है? सौर सेल में किसका उपयोग होता है, ये 42वें क्वेश्चन में कह रहा है। तो सिलिकॉन का उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर बी। 42वें का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सिलिकॉन का उपयोग होता है। 43वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है, ये हमें बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? 43वें का ए, CNG का उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। 43वें का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 44वें की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको एक अभिक्रिया दी हुई है, फिर पूछा है कि ये कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण है, अपघटन है, विस्थापन है कि उदासीनीकरण है, ये आपसे पूछा है। ठीक है, आपको बताना है। तो 44वें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए, ऑक्सीकरण। ये जो आपको अभिक्रिया दिख रही है इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने 45वें क्वेश्चन की ओर। 45वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है हम देख लेते हैं।
तो 45वें क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। आपको चेक करना है कि कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। तो हम बता देते हैं कि ऑप्शन नंबर बी वाला समीकरण संतुलित नहीं है, यानी कि 45वें का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 45वें का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 46वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, क्या होता है उदासीन विलयन का पीएच मान, ये 46वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो हम बता देते हैं कि क्या होता है, 7 होता है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 46वें का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 47वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है, ये 47वें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आप बताने का प्रयास करिए। चलिए अब हम बताते हैं कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा, CH3COOH। ठीक है, CH3COOH जो है ये दुर्बल अम्ल है। क्या है, दुर्बल अम्ल है, यानी कि 47वें का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 48वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 48वें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्रायोलाइट अयस्क है, किसका अयस्क है। क्रायोलाइट नाम जो है आपने सुना रखा होगा, तो ये किसका अयस्क है ये पूछ रहा है। तो हम बताते हैं ये एल्यूमिनियम का अयस्क है, यानी कि 48वें का ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 48वें का, डी। 49 की बात करते हैं कि 49 में कौन सा होगा। ठीक है, तो 49 में है पोटेशियम की परमाणु संख्या, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, पोटेशियम की परमाणु संख्या पूछा गया है 49 वाले क्वेश्चन में। तो पोटेशियम की परमाणु संख्या होती है 19, यानी कि 49 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 50वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फॉर्मिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम आपसे पूछा जा रहा है 50वें क्वेश्चन में, फॉर्मिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम। तो 50वें का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मेथनोइक अम्ल होगा। 50वें का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब हम अपने 51 वाले क्वेश्चन का देख लेते हैं कि क्या बोल रहा है। इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि C2H5OH। C2H5OH इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है। 51 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 52 क्वेश्चन देख लेते हैं। एल्काइन कौन है, तो हमें बताना है इन चारों ऑप्शन में से एल्काइन कौन है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए C2H2 एल्काइन है। 52 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 53 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 53वें क्वेश्चन की ओर चीनी का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। ठीक है, किसका रासायनिक सूत्र, चीनी का रासायनिक सूत्र 53 वाले में पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी, C12H22O11। C12H22O11 53 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, 54 वाला देख लेते हैं क्या कह रहा है। 54 वाले में बोल रहा है कि एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या होती है 3 होती है, यानी कि 54 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 54 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसके बाद 55 वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो 55 वाले क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है चेक कर लेते हैं। 55 वाले क्वेश्चन में श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज हैं। तो अंकुरित बीज श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाते हैं। कौन से बीज, अंकुरित बीज। 55 का बी, 55 का बी आंसर सही होगा। क्या सही होगा, 55 का बी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 56 क्वेश्चन की। तो 56वें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है। मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है, तो इसका सही आंसर होगा उत्सर्जन, यानी कि 56 का ऑप्शन नंबर सी। 56 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 57 क्वेश्चन देख लेते हैं। 57 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पौधों में जाइलम निम्नांकित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा पानी, ऑप्शन नंबर ए। 57 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, 58 वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 58 वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चलिए देख लेते हैं कि श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है। सभी को पता है कि श्वसन के दौरान CO2 गैस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 58 का सही होगा। ठीक है, CO2 गैस निकलती है श्वसन के दौरान। 59 में देख लेते हैं कि 59 में कह रहा है कि फलों के पकने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, तो इसका इथिलीन से नियंत्रित किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 59 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 60वां क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। 60वें में कह रहा है न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है। न्यूरॉन का वह हिस्सा होता है डेंड्राइट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। 60वें का ऑप्शन नंबर ए सही है। 61वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नांकित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है, इसका नाम है एड्रेनिल। ठीक है, एड्रीनैलिन,
ये जो है हार्मोन, ये आपातकाल का हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा 61 का। किसका? 61 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर अपने क्वेश्चन नंबर 62 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया कौन सी नहीं है? यानी कि चबाना, डी। चबाना ऐच्छिक क्रिया नहीं है। 62 का डी सही होगा, 62 का डी। 63 वाले क्वेश्चन की बात करते हैं तो बोला रहा है 63 में कि मानव में गर्भ की अवधि कितनी है? ठीक है, मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? यानी कि 270 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 63 का ऑप्शन नंबर ए सही है। 64 वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि 64 वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो 64 में कह रहा है कि गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? ठीक है, गंगा एक्शन प्लान 1985 में शुरू हुआ, यानी कि 64 का बी। 64 का बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 65 वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि 65 में क्या कह रहा है। तो 65 में कह रहा है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नांकित किस में होता है? ठीक है, तो ये होता है ईस्ट में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्या सही होगा 65 का? ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं 66 वाले क्वेश्चन की ओर। तो 66 वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 66 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? यानी कि जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं उसमें कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो टीबी भी है और निमोनिया भी है, यानी कि बी एवं सी, यानी कि 66 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 67 की बात करते हैं। 67 वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? तो 67 वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? सेल्यूलोज का नहीं कर पाते, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 67 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 68 वाले क्वेश्चन की देख लेते हैं। ब्रेन हैमरेज का कुछ कह रहा है कि ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण क्या होता है? 68वें क्वेश्चन में कह रहा है कि ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण क्या होता है? तो ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण होता है हाइपरटेंशन, मतलब बहुत ज्यादा चिंता करना, हाइपरटेंशन। 68 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 69 के ओर बढ़ते हैं। 69 में क्या कह रहा है? 69 वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कस्कूटा, कस्कूटा ऑप्शन नंबर बी। 69 का ऑप्शन नंबर बी सही है। 70 वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो 70 में क्या है कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा? ये बताना है हमें 70वें क्वेश्चन में, यानी कि निलय द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। 70 का ऑप्शन नंबर बी सही है। 71वें क्वेश्चन की बात करते हैं। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। ठीक है, 71वें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है, तो ये है मुकुलन विधि। कौन सी विधि? मुकुलन विधि, यानी कि 71 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 72 वाले में पहुंचते हैं। 72 में क्वेश्चन में क्या है देख लेते हैं इसको भी। तो 72 क्वेश्चन में है जनन संचारित रोग है। जनन से ही मतलब संचारित रोग जो है वो कौन सा रोग है? ऑप्शन नंबर आपके पास है। तो ये इनमें से सभी, एड्स भी जनन संबंधित होता है, सिफिलिस भी और गोनोरिया भी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 72वें का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 73 वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 73 वाले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पुष्प का सबसे बाहरी भाग, ठीक है, पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है बाह्य दलपुंज। क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है कि बाह्य दलपुंज। 73 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 74 वाले में देखते हैं क्या कह रहा है। ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? 74वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? तो एंटीबॉडी बी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 74वें का सी सही होगा। ठीक, 75 वाले क्वेश्चन का देख लेते हैं कि 75 में क्या कह रहा है। तो 75 वाले में कह रहा है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कौन नहीं नियंत्रित करता है? जो भी ऑप्शन दिए हैं इसमें कौन ऐसा है जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित नहीं करता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इंसुलिन। इंसुलिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, 75 का ए, 75 का ए ऑप्शन सही है। 76 वाला क्वेश्चन देखें अगर हम, तो 76 में कह रहा है कि पादप वृद्धि, क्या कह रहा है 76 में कि पादप वृद्धि हार्मोन जो है वो कौन सा है? जिब्रेलिन। ऑप्शन नंबर ए सही है। जिब्रेलिन जो है वो पादप वृद्धि हार्मोन है। कैसा हार्मोन है? पादप वृद्धि हार्मोन है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 76 वाले का। 78वें क्वेश्चन की बात करते हैं। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है? ये हमें बताना है। तो इसमें सही आंसर है एक, केवल एक ही जोड़ा पाई जाती है। ठीक है,
तो 78 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 79 वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एंड्रेजोन है, एंड्रेजोन क्या है ये हमें बताना है, ये हमसे पूछा जा रहा है कि एंड्रेजोन क्या होता है। तो एंड्रेजोन जो है वो क्या है, वो पाचक रस होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा 79 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना, मेंडल ने चुना कि डार्विन ने चुना कि खुराना ने चुना कि लामार्क ने चुना, ठीक है। तो ये बताना है हमें मटर का मतलब अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेंडल। माँ से मेंडल, माँ से मटर, ठीक है। आप यहाँ से याद कर सकते हो कि माँ से मेंडल और माँ से मटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, मेंडल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, 80 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन आपको कराए गए, टोटल 80 क्वेश्चन आपको कराए गए, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, जो पेपर आप अभी देने जा रहे हो, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट आपके पेपर के लिए। तो आप अच्छे से पेपर दीजिए।